Good morning, students. This is Civics, class 10th, chapter 1, Power Sharing, and this is our first class on this chapter. The name of the chapter is Power Sharing, but let us first know what is a democracy. Democracy, as Abraham Lincoln had said, is a government of the people, by the people, and for the people. In simple words, democracy का अर्थ है democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. In other words, the elected representatives who are elected by the people rule the country. In a democratic country, there are three organs of the government: legislature, executive, and judiciary. The power is shared or divided between these organs of the government. This kind of division or sharing of power between these three organs of the government is known as power sharing. सामान्यतः जो पावर शेयरिंग है, जो शक्तियों का बंटवारा है, जो शक्तियों की साझेदारी है, उसको देश की कमजोरी माना जाता है। क्या शक्तियों का बंटवारा लोकतंत्र में शक्तियों की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों में देश की कमजोरी होता है? ये हम आज के चैप्टर के अध्ययन के माध्यम से जानेंगे। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि पावर शेयरिंग में किसी भी सरकार का एक अंग, वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, शक्तियां एक ऑर्गन में निहित नहीं होती, बल्कि वो तीनों ऑर्गन्स में बटी हुई होती है। हम पावर शेयरिंग की जो अवधारणा है, का जो कंसेप्ट है, वो दो देशों के कहानी के माध्यम से समझेंगे। पहला देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। बेल्जियम एक यूरोप का देश है और श्रीलंका एक एशिया का देश है। Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak the French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking. तो पहले बेल्जियम को दुनिया के मानचित्र पर दर्शाएं कि बेल्जियम कौन से महाद्वीप में है, उसका क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है और वहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्या है, और वहाँ किस किस तरह के लोग हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, राजधानी क्या है। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हरियाणा के क्षेत्रफल से भी छोटा है और वो उसके चार पड़ोसी देश हैं: फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। जो जनसंख्या की बात करें तो बेल्जियम की जनसंख्या हरियाणा की जनसंख्या से आधी है। और अगर एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो जो कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन है जो बेल्जियम की, वो बड़ी जटिल है। वहाँ की जो जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या है, उसके 59% जो लोग हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच बोलते हैं। जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और जो 1% बचते हैं वो जर्मन बोलते हैं, वो बेल्जियन है। और राजधानी जो बेल्जियम की है वो क्या है? ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स की राजधानी में जो एथनिक कंपोजिशन है वो बिल्कुल उलट है। वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। कहने का मतलब है
अगर पूरे देश की बात करें तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है लोगों की, वो पूरे देश में तो डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच लोग कम हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, और जर्मन तो और भी कम है, 1% हैं। लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पर मेजॉरिटी में फ्रेंच लोग हैं और माइनॉरिटी में डच स्पीकिंग लोग हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बेल्जियम के जो 4 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 3 हैं जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस, इन तीनों देशों की भाषा बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch-speaking community, who got the benefit of economic development much later. This led to tensions between the Dutch-speaking and the French-speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. इससे पहले कि हम श्रीलंका के बारे में जानें, कुछ और बातें बेल्जियम के बारे में जान लें कि बेल्जियम में जो माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में जो फ्रेंच लोग हैं, जो 40% हैं और जो वेलोनियलिज्म में रहते हैं, वो लोग अगर आर्थिक दृष्टि से देखें वो डच लोगों से शक्तिशाली हैं पावर में, इन टर्म्स ऑफ पावर, और वो लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी हैं, रिच भी हैं। जबकि जो डच स्पीकिंग लोग हैं, जो बेल्जियम में मेजॉरिटी में हैं, जो 59% जो लोग हैं और जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, वो जो कम्युनिटी है उसको शिक्षा और आर्थिक विकास उसका बहुत बाद में हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंच और डच लोगों में तनाव की स्थिति हम देखते हैं, विशेषकर 19वीं शताब्दी के 5वें और 6ठे दशक में। और ये जो स्थिति है तनाव की, ये और ज़्यादा गहरा जाती है, डीप हो जाती है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रेंच लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं और जो डच लोग हैं, जो देश में तो मेजॉरिटी में हैं लेकिन राजधानी में माइनॉरिटी में हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन टू अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers 74% and Tamil speakers 18%. Among Tamils there are 2 subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils 13%. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, we call Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhists, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. श्रीलंका जो एक आइलैंड कंट्री है, जो हिंद महासागर में है, भारत के दक्षिण में है, जिसकी जनसंख्या हरियाणा की जनसंख्या के बराबर है, और वहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन है वो किस तरह की है। वहाँ पर श्रीलंका में जो सिन्हला बोलने वाले लोग हैं, सिन्हला स्पीकर्स हैं, वो 74% हैं।
और जो तमिल बोलने वाले हैं, तमिल स्पीकर जो हैं, वो 18% हैं। और जो तमिल बोलने वाले हैं वो भी दो तरह के हैं, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो हैं वो 13% हैं, और जो इंडियन तमिल हैं जो बचते हैं वो हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके दादा परदादा भारत से बागानों में काम करने के लिए आए थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो श्रीलंकन तमिल है वो श्रीलंका के उत्तर में और पूर्व में रहते हैं, और जो सिन्हला बोलने वाले लोग हैं श्रीलंका के, जो 74% हैं, उनका धर्म बौद्ध धर्म है। जबकि जो तमिल हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म के लोग भी श्रीलंका में रहते हैं, जिनकी संख्या 7% है, और वो तमिल भी है और वो 7% में सिन्हला भी है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of the numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. This would push the conflict among the communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. आओ अब हम दोनों देशों की तुलना करें कि किस तरह से बेल्जियम में तो जो डच स्पीकिंग लोग हैं, जो मेजॉरिटी में हैं पूरे देश में, जिनका परसेंटेज 59% है, और सिन्हला स्पीकिंग जो लोग श्रीलंका में हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, जिनका परसेंट 74 है, वो दोनों देशों में अपने बहुमत के आधार पर अपनी इच्छा को